बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th के सिलेबस का चैप्टर नंबर 8। ये बॉटनी पार्ट का चैप्टर है और इस चैप्टर से हर साल नीट में ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईयर 2016 से 2022 के बीच में इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए बेटा, बेसिक पुरानी क्लासेस में जो आपकी छोटी क्लासेस थी वहाँ पे आप लोग सेल के बारे में पढ़ के आए होंगे और लेटेस्ट आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे जो आपने सेल पढ़ी उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी कम थी। अब यहाँ पे जो क्लास 11th के अंदर आप नीट के लिए जब सेल चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बिना समय बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम लिखता हूं। चैप्टर का नाम है, ये हमारे सिलेबस का चैप्टर 8 है। चैप्टर का नाम है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, होता ऐसा है कि इस चैप्टर से मैंने आपको बताया पर ईयर नीट के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस पर ईयर पूछे जाते हैं और वेटेज अगर इसकी बात करूं तो इसका जो वेटेज है नीट के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 4% है और ईयर 2016 से 2022 के बीच में इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि सेल चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत होगी सेल की डेफिनेशन से। डेफिनेशन बदलेगी नहीं, जो बचपन से पढ़ते आए हो कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वही डेफिनेशन यहां पे रहने वाली है। क्या बोल रहा हूं मैं कि सेल की डेफिनेशन है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। लाइफ की। इस बात का मतलब यह है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके पास में सेल का होना मैंडेटरी है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल भी ना मौजूद हो, एसेलुलर हो, जैसे कि वायरस, उन्हें हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। उन्हें हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। और बेटा सेल खुद में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। मतलब अकेली सेल अपने सस्टेनेंस के लिए सारे फंक्शंस को करने में खुद कैपेबल है। खुद से वो सारे के सारे फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट कर सकती है। अब अगली बात यहां पे ये है कि सेल को पहली बार देखा किसने और ये जो टर्म सेल है ये कहां से आया। तो बेटा ये जो टर्म सेल है ये एक लैटिन वर्ड है सेलुला। इस टर्म से ये सेल टर्म ओरिजिनेट हुआ है। अब ये सेलुलर टर्म किसने दिया? तो बेटा ये बात है लगभग 1665 की। मैं पहले 1965 बोल रहा था, 1665 की। तो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, देखिए बात बहुत पुरानी है, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थी। तो जब टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो उस दौरान क्या रहा होगा, उनके पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स रहे होंगे वो भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं रहे होंगे, प्रिमिटिव स्टेज के रहे होंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ऐसे ऐसे एडवांसमेंट आती गई। तो उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किए जाते होंगे वो माइक्रोस्कोप भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो रॉबर्ट हुक ने अपने खुद के डिज़ाइन माइक्रोस्कोप की मदद से क्या किया था, उन्होंने एक स्लाइस लिया कॉर्क का, स्लाइस लिया कॉर्क का। अब कहोगे कि ये कॉर्क क्या होता है? देखिए बार्क होती है ट्री की। मतलब अगर कोई आप पेड़ देखते हैं और पेड़ में भी कौन सा डाइकॉट प्लांट अगर देखेंगे आप,
स्पेसिफिकली डाइकॉट की बात कर रहा हूं मैं। उन डाइकॉट के चारों तरफ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको उन प्लांट्स में चारों तरफ एक टफ डेड सेल की एक लेयर मिलेगी। ठीक है, ये लेयर शेड भी होती रहती है, नई बनती रहती है, शेड होती रहती है, नई बनती रहती है, नॉन लिविंग होती है, इसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बार्क या आप कह लीजिए कॉर्क का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उस छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उस छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का छोटा सा हिस्सा लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो इन्होंने पाया कि उसका जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा सा हुआ करता था, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा हुआ करता था। ठीक है, मतलब वहां पे उन्हें एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब कहोगे कि सर ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेटा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का मतलब है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वहां पे इसको देखने के बाद इन्होंने इस टर्म को दिया सेलुला टर्म को। सेलुला का मतलब था अ लिटिल रूम, इस टर्म का मतलब था एक छोटा सा कमरा, और वहीं से ये टर्म सेल ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, वहीं पे ये टर्म सेल ओरिजिनेट हो गया। तो पहला नाम आप लोग पढ़ने के लिए जो मिलेगा बेटा, वो पढ़ने के लिए मिला किसका, रॉबर्ट हुक का। अब दूसरा नाम जो आप यहां पे पढ़ेंगे वो है एंटोन वॉन लियोनहॉक का। मतलब जो पहली सेल को देखने का क्रेडिट है वो तो दिया जाता है रॉबर्ट हुक को, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क में उस सेल को देखा था, और ये जो सेल थी बेसिकली क्या थी, वो सेल डेड थी। ठीक है, वो एक डेड सेल थी। तो डेड सेल को देखने का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, तो पहली फ्री लिविंग सेल को देखने का क्रेडिट दिया गया 1674 के अंदर एंटोन वॉन लियोनहॉक को। एंटोन वॉन लियोनहॉक। तो बेटा ये जो एंटोन वॉन लियोनहॉक थे, इन्होंने भी क्या किया, इनके पास भी खुद का डिजाइन माइक्रोस्कोप था, उसकी मदद से पहली फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट सेल को देखा। मैं क्या लिख रहा हूं कि ये जो एंटोन वॉन लियोनहॉक थे, ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑब्जर्व फ्री लिविंग सेल। अब वो जो फ्री लिविंग सेल देखी इन्होंने, उसका एक स्पेसिफिक नाम नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने स्पर्म सेल को देखा हो, स्पर्म जो मेल गैमेट होता है उसे स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, तो हो सकता है इन्होंने स्पर्मेटोजोआ को देखा हो सकता है इन्होंने आरबीसी को देखा हो सकता है इन्होंने प्रोटोजोवन सेल को देखा और हो सकता है कि इन्होंने किसी एल्गी को देखा हो, जैसे कि स्पाइरोगाइरा। ठीक है, इनमें से किसी को भी देखा, लेकिन ये सब के सब क्या थे, फ्री लिविंग सेल थी, मतलब लिविंग भी थी और इंडिपेंडेंट सेल थी, जिन्हें इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया। तो दो नाम हमने पढ़े, लिविंग सेल को देखने का क्रेडिट एंटोन वॉन लियोनहॉक को दिया गया और डेड सेल को देखने का क्रेडिट किसको दिया गया, रॉबर्ट हुक को दिया गया। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अगली बात यहां पे है सेल थ्योरी की। अगला पार्ट जो हमें पढ़ना है वो है बेटा सेल थ्योरी का। देखिए, सेल थ्योरी को देने में दो लोगों का मेन योगदान था। सबसे पहले एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथाइस श्लेडेन, और दूसरे जो थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान। एक प्लांट सेल के ऊपर काम करते थे और एक काम करते थे आपके एनिमल सेल्स के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, तो सेल थ्योरी में बेटा मैं दो लोगों के नाम यहां पे लिखूंगा। सबसे पहला नाम मैं किसका लिख रहा हूं, मैं सबसे पहला नाम लिख रहा हूं मैथाइस श्लेडेन। मैथाइस श्लेडेन ये क्या थे, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हुआ करते थे। अब नाम ही सजेस्ट कर रहा है बॉटनिस्ट थे, तो ऑब्वियसली बात है प्लांट की ही स्टडी करेंगे। और ये साल था कब, ये साल था 1838 का, जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारी प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। इन्होंने बहुत सारी प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया और पाया क्या कि प्लांट सेल्स को बनाने के लिए या टिश्यूज को बनाने के लिए
बहुत सारी सेल्स होती हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलके इन प्लांट के टिश्यूज को बना रही हैं और वही टिश्यूज आगे चल के उस पूरे प्लांट की बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो यहां पे कोई, इन्होंने उस टाइम के लिए तो बड़ी बात थी, लेकिन अब के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं, उन प्लांट्स के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो सारे के सारे टिश्यूज आपके सेल्स के बने हुए हैं। ये बात बताई किसने, इन मैथाइस स्लेडेन ने, जो कि अब बॉटनिस्ट थे। और इसी के कॉन्ट्रास्टिंगली लगभग उसी समय में मान के चल सकते हैं आप, 1 साल का अंतर है, ईयर 1839 में दूसरा नाम आया किसका, थियोडोर श्वान का। क्या नाम कह रहा हूं मैं, थियोडोर श्वान। और ये जो थियोडोर श्वान थे, ये क्या थे बेटा, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब नाम सजेस्ट कर रहा है जूलॉजिस्ट थे, तो एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करते होंगे, तो एनिमल सेल के ऊपर ही इन्होंने स्टडी की। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया श्वान ने कि भाई एनिमल्स को भी सेल ही बना रही हैं, लेकिन इन्होंने एक काम और कर दिया, इन्होंने प्लांट और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट किया। इन्होंने प्लांट सेल को भी पढ़ा और एनिमल सेल को भी पढ़ा। तो इन्होंने बताया कि भाई एनिमल सेल के पास में तो चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम की लेयर है जो सराउंड कर रही है उस एनिमल सेल को, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन और है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ये बात बताई किसने, थियोडोर श्वान ने। क्या बताया कि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है, साथ में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जिसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो लगभग देखो इन दोनों की बातें एक जैसी थी, मतलब दोनों ने ही कहा कि ये कह रहे थे कि प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं या सेल जो सेल्स होती हैं वो इनके टिश्यूज को बनाती है, वही टिश्यूज पूरे प्लांट बॉडी को कंप्राइज करते हैं। तो और यहां पे इन्होंने बताया क्या कि एनिमल सेल भी किससे बने हुए हैं, ये बेसिक छोटी छोटी सेल्स से मिलकर इनके टिश्यूज और ऑर्गन बने हुए हैं। और इन्होंने कंपेयर किया जब किसको, प्लांट सेल को, तो बताया कि प्लांट सेल के पास में एनिमल सेल के मुकाबले एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अलावा वहां पे सेल वॉल भी है। अब इन दोनों ने अपनी बात को मिला दिया और इन दोनों की थ्योरीज को मिला के बना दी गई क्या, सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी के अंदर क्या बताया गया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल। मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं कह रहा हूं कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या है, ये सब सेल के बने हुए हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड आर प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो सेल के ही प्रोडक्ट हैं और सेल से ही वो बने हुए हैं, ये बात बताई सेल थ्योरी के अंदर। लेकिन एक बात थी जो इन्होंने नहीं बताई कि सेल आती कहां से है, तो उस बात को ऐड किया। लगभग आप मान के चल सकते हैं 16 साल बाद, सेल थ्योरी जब इन दोनों ने अपनी बात कही तो 1839 था, तो 1855 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने बताया कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती हैं, मतलब पुरानी सेल्स ही नई सेल्स को बना रही हैं, और उसके लिए टर्म दिया उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1855 में रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया किसको, सेल थ्योरी को। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब कहने का है ऑल द सेल्स आर अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारी सेल्स पुरानी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उनसे आती हैं। ये मतलब था किसका,
ओमनिस सेलुला ई सेलुला का। और ये दोनों पॉइंट्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं और सेल के ही प्रोडक्ट हैं। दूसरा सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रही हैं। ये दोनों मेन पोस्टुलेट हुआ करते थे बेटा किसके, सेल थ्योरी के। ठीक है, ये तो रही बात सेल थ्योरी की। अब जब चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगली बात जो वहां पे बताई गई है बेटा आपको, वो क्या बताया गया है, तो ध्यान से सुनना बेटा। जो सेल होती हैं वो साइज में और शेप में काफी वेरी करती हैं। वेरी करने का मतलब है काफी ज्यादा डिफरेंट होती हैं। अब अगर हम बात करें इस अर्थ पे सबसे स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की, तो बेटा सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। और इसी बात में मतलब इस साइज को लेके नीट में PYQ बना गया है। ठीक है, नीट में PYQ इस चीज से पूछा गया है। और एक और बहुत पुराना नीट में PYQ सेल थ्योरी के ऊपर भी बना हुआ है। सेल थ्योरी के ऊपर एक PYQ बना हुआ है, हालांकि साल तो बहुत पुराना है वो। ठीक है, वो है AIPMT 1993। ठीक है, AIPMT 1993 में ये क्वेश्चन बना हुआ है बेटा। और इस बात के ऊपर भी स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होती है, जिसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं। अब इनको PPLO क्यों कहा जाता है, तो बेटा ये लोग कैटल्स के अंदर क्या करते हैं, लंग्स के चारों तरफ प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, तो उस प्लूरल फ्लूइड के अंदर ये इंफेक्शन कॉज करते हैं। तो इसीलिए इनको नाम मिला प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो प्लूरल फ्लूइड में इंफेक्शन कॉज करके निमोनिया लाइक सिम्टम्स लेके आते हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरी बात ये है जो नीट में एक और PYQ बना हुआ है, माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ कोई भी सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल इनके चारों तरफ एब्सेंट है। अब कहोगे कि ये माइकोप्लाज्मा है क्या, तो ये बेटा बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो बैक्टीरिया का साइज लगभग आपको 3 से 5 माइक्रोमीटर मिलेगा, और इनका साइज आपको कितना मिल रहा है, 0.3 माइक्रोमीटर। मतलब 1 माइक्रोमीटर से भी बहुत छोटे हैं ये। और इस बात के ऊपर भी कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसके ऊपर भी नीट में PYQ बना हुआ है। नीट में इस बात के ऊपर भी PYQ बना हुआ है। हाँ, वायरसेस से ये बड़े होते हैं। मतलब कैसे, अगर आप वायरस का साइज देखोगे तो वायरस का साइज आपको 0.02 माइक्रोमीटर मिल सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वायरस से ये बड़े स्ट्रक्चर हैं। अगर आप साइज में कंपैरिजन कर सकते हैं, एक माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर में होता है। मतलब बहुत छोटा साइज है, मतलब माइक्रोस्कोपिक टाइनी साइज होता है, जिसे हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं इतने छोटे साइज के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। अब यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट सेल की तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लार्जेस्ट सेल इस अर्थ पे कौन है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो बेटा सबसे लार्जेस्ट सेल या लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेल ऑस्ट्रिच एग सेल को बोला गया है, जिसका साइज होता है 13 × 15 सेंटीमीटर। 13 × 15 सेंटीमीटर। तो ये तो रही बात लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल की। अब अगली बात हम लोग कर लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी और छोटी सेल कौन सी है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है बेटा, वो होती है RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, जिसका साइज हो सकता है 5 to 7 माइक्रोमीटर। और इस साइज को लेके भी नीट में PYQ बना हुआ है।
ठीक है, इस बात के ऊपर भी नीट में PYQ बना हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होती है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल होंगी हमारी क्या बेटा, नर्व सेल, ठीक है, या न्यूरॉन कह सकते हो, जिनका जो साइज है ये अप टू मीटर जा सकता है, मतलब 1 मीटर तक की ये नर्व सेल या न्यूरॉन सेल हो सकती हैं ह्यूमंस के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये तो रही बात इसकी। अब सेल की शेप की बात करें तो सेल अलग अलग शेप की हो सकती है। सेल ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, इर्रेगुलर हो सकती है। तो शेप सबकी वेरी करेगी। मतलब कहने का यह है कि जैसे आप मीजोफिल सेल को देखो, प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल होती है, बिल्कुल स्फेरिकल होती है। आप अगर आरबीसी को देखो तो आरबीसी ओवल शेप की देखने के लिए मिलती है आपको। अगर आप एपिथेलियल सेल को देखो या कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल को देखो तो आपको वो कॉलुमिनर शेप की दिखाई देखने के लिए मिलेगी। अगर आप प्लांट सेल के अंदर जाइलम के ट्रैकिड्स को देखते हैं, ठीक है, तो ट्रैकिड्स आपको इलोंगेटेड शेप के दिखाई देंगे। इसी तरीके से आप ह्यूमन नर्व सेल को देखें तो ब्रांच दिखाई देगी। और अगर आप डब्ल्यूबीसीज या ल्यूकोसाइट को देखेंगे तो उनकी इर्रेगुलर शेप होती है। तो ये बहुत छोटी सी बात है जिसको डायग्राम की फॉर्म में आपको दिखाया गया होगा एनसीईआरटी के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि सेल की शेप भी बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है। सेल की शेप भी बहुत ज्यादा वेरी कर सकती है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको सेल ओवल भी देखने के लिए मिल सकती है, इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। आरबीसी के अंदर आपको इस तरीके से ओवल शेप की दिखाई देखने के लिए मिलेगी। वो आपको बिल्कुल स्फेरिकल शेप में भी दिखाई देखने के लिए मिलती है। स्फेरिकल शेप आपको कहाँ मिलेगी, तो आप प्लांट सेल के अंदर मीजोफिल देख लीजिए, मीजोफिल सेल को देखिए। तो मीजोफिल सेल आपको कैसी देखने के लिए मिलती है, इस तरीके से मीजोफिल सेल होती हैं। सेल आपको ब्रांच्ड भी देखने के लिए मिल सकती है, या आप कह सकते हैं थ्रेड लाइक भी हो सकती है। तो थ्रेड लाइक शेप आपको कहाँ देखने के लिए मिल सकती है, न्यूरॉन्स में या नर्व सेल में आपको कैसी थ्रेड लाइक सेल्स देखने के लिए मिल सकती हैं। मतलब उनमें से ऐसे करके थ्रेड जैसे निकले आपको नजर आ सकते हैं डेंड्राइट्स की फॉर्म में। तो ये थ्रेड लाइक भी हो सकती है। ठीक है, इसी की तरीके से सेल्स आपकी इर्रेगुलर शेप की भी हो सकती है। इर्रेगुलर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, तो बेटा आपको अमीबॉइडल सेल के तौर पे ल्यूकोसाइट देखने के लिए मिल सकती है। कौन, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब WBC। तो WBC का कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, इस तरीके से उनकी इर्रेगुलर शेप हो सकती है। उसके अलावा आपको ये इलोंगेटेड शेप में भी मिल सकती है। इलोंगेटेड शेप में कौन मिलेंगी बेटा, तो जाइलम के अंदर आपको ट्रैकिड्स देखने के लिए मिलते हैं। वो जो ट्रैकिड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इलोंगेटेड से होते हैं। तो ये इलोंगेटेड शेप में आपको ट्रैकिड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अलग अलग शेप हैं जिसमें आपको ये सेल्स देखने के लिए मिल सकती हैं। अब अगली बात हम पढ़ते हैं कि हमने क्या किया है। हमने सेल्स को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे दो मेन कैटेगरीज में बांटा हुआ है, जिन्हें हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि हमने क्या किया है, सेल को या सेल के टाइप की बात करूं, सेल के टाइप की बात करूं तो सेल को दो टाइप में कैटेगराइज किया है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी होंगी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि वो सेल्स जिनके पास में प्रिमिटिव कैरियन होता हो, जिनके पास में प्रिमिटिव कैरियन होता हो। और यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिनके पास में वेल डेवलप्ड कैरियन होता हो। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जिनके पास में भी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा वो सब यूकैरियोट कहलाएंगे, और जिनके पास में भी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा, मतलब जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रॉपरली नहीं बनी होगी,
उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल नाम दे देते हैं। और इसी बात के ऊपर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि प्रिमिटिव सेल्स या जिनका न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड हो, जिनका न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड होता हो, पुअरली डिफाइंड होता हो। अब पुअरली डिफाइंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कह रहे हैं। और जिनका जो न्यूक्लियस है, जिनका न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिले, वेल डिफाइंड देखने के लिए मिले, वेल डिफाइंड देखने के लिए मिले। मतलब कहने का यह है कि जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती हो, जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट मिले, वो हमारे यूकैरियोट्स कहलाते हैं। और यही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में मेन डिफरेंस है कि एक के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, एक के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और इस बात को लेके भी बहुत रिसेंट में नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, या तो ईयर 2018 या 19 में इस बात को पूछा गया है। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। तो हमने सेल को दो तरीके से कैटेगराइज किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमने ऑर्गेनिज्म को भी सेल के बेसिस पे कैटेगराइज किया हुआ है। मतलब कहने का यह है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल से बने हुए हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो कंपोज्ड हैं किसके, सिंगल सेल के, जिनमें केवल एक ही सेल होती है, वो सब के सब यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हो, उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैंने क्या कहा, जो सिंगल सेल से बने हुए हैं वो सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं, और जो बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खास बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि इनके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। यहां पे कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि यहां पे एक सिंगल सेल है, वही सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आप करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिलेगा, आपको यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब है कि हर फंक्शन को करने के लिए, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, स्पेसिफिकली कोई भी फंक्शन सेल को परफॉर्म करना है, तो कोई भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, उस स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के लिए अलग अलग तरीके की सेल प्रेजेंट होती है। मतलब वहां पे स्पेशलाइज के लिए, फंक्शन के लिए स्पेसिफिक सेल मौजूद होती हैं। मतलब एग्जांपल कहने का ये है कि जैसे हम हैं, हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम न्यूरॉन्स का है, ब्लड को पंप करने का काम कार्डियक सेल का है जो हार्ट सेल के अंदर मौजूद है, मूवमेंट के लिए हमारी स्केलेटल मसल सेल्स मौजूद होती हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हर एक चीज को करने के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक सेल्स हैं। जैसे हमारे फूड के डाइजेशन करने के लिए हमारे कुछ ऑर्गन हैं जो सेल से बने हुए हैं, तो सबके लिए डाइजेशन को करवाएगा कोई, एक्सक्रीशन को करवाएगा कोई, सर्कुलेशन को करवाएगा कोई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को करवाएगा कोई, तो सबके लिए स्पेसिफिक सेल या टिश्यूज बने हुए हैं। वही है डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे फंक्शंस को बांट दिया गया हो कि भाई ये स्पेसिफिक फंक्शन है, तुम यही करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। अब यहाँ पे एक ही सेल है, यहाँ पे बहुत सारी सेल है ही नहीं या टिश्यूज ही नहीं है, तो वही एक सेल इकलौती बेचारी सारे काम को करने वाली होगी। तो ये काम होता है जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और जो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो कौन कौन सी सेल्स हैं जो सिंगल सेल से बनी हुई हैं? तो बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे कौन कौन यूनिसेलुलर है? तो सारे के सारे बैक्टीरिया आपके यूनिसेलुलर हैं, सारे के सारे ब्लू ग्रीन एल्गी या जिन्हें आप साइनोबैक्टीरिया कहते हो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये भी आपके यूनिसेलुलर हैं। आपके माइकोप्लाज्मा हो गया, ये भी यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। उसके अलावा यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन है यूनिसेलुलर? तो यूकैरियोट्स के अंदर सारे के सारे प्रोटिस्ट जो होते हैं वो जो है यूनिसेलुलर होते हैं। और फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर आपको ईस्ट मिलेगी जो
एक सेल की होती है या यूनिसेलुलर बनी होती है। और अगर आप बात करें किसकी, मल्टीपल सेल के बने हुए, तो इसमें आपको सारे के सारे यूकैरियोट्स मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स यहाँ पे नहीं होते। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल और केवल यूकैरियोट्स मिलते हैं, जिसमें फंगस भी आ जाती है, ठीक है, जिसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं और जिसमें सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं। सब के सब हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल सेल के बने हुए हैं, और ये सब के सब क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाले कहलाते हैं। मतलब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सब लोअर ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे, और जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या जितने भी यूकैरियोट्स या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे कि ये सब के सब हायर ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। ये सब के सब क्या हैं, इनके अंदर हायर ऑर्गेनाइजेशन होती है, या इन्हें हायर ऑर्गेनिज्म भी हम कंसिडर कर देते हैं। तो ये बात रही किसकी बेटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में जो है डिफरेंशिएट कर दिया।